हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। यू साउंड टायर्ड टू मी। आर यू ओके? मैम मैम सच में आज बहुत थक गया हूँ। बहुत थक गए हो? अच्छा, क्या करके? अभी अभी जिम से आया हूँ। मैं सुबह से कॉलेज था, कॉलेज में पढ़ा अच्छा। और उसके बाद आया, फिर थोड़ा सा एक काम था वहीं गया, वहां पे इतना फार हुआ ओ, और उसके बाद आ गया। सही सही। फिर जिम गया मैम, फिर हाँ, मुंह हाथ धो क्लासेस लिए? के बाद। जिम से आए हो? जी मैम। नहीं, नहीं धोया लग रहा है। नमाज भी पढ़ लिया मैम। हाँ चलो, सही, अच्छी बात है। ठीक है जी, तो हम कहाँ तक हमने स्टॉप किया था? सेल वेरिएंसेस कर रहे थे हम। जी मैम। तो आपने वीकेंड में पढ़ाई की थी? कोई क्वेरी? मैम थोड़ी बहुत की थी। मैम थोड़ी बहुत की थी, लेकिन मैं वीकेंड्स पे पढ़ाई नहीं करता, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, ये सच बात है मैम। थोड़ी बहुत की थी, उतनी नहीं की थी। ये सच बात है मैम, मैं वीकेंड पे ना थोड़ा सा खुद को रेस्ट देता हूँ। अब इस पे मैं क्या मैं कहूँ, बताओ। अफवाह मतलब, मैम नहीं। ऑनलाइन जमाना मैम आ ये गया है। मैं बंदा यहाँ से चप्पल उठा के भी नहीं मार सकता। मैम मैं वीकेंड्स पे थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स रखता हूँ, और फिर वीक डेज में पढ़ता हूँ, लाइक वर्किंग डेज पे वो तो सब सैटरडे को सही, पढ़ता हूँ, संडे को नहीं पढ़ता। वो सब तो सही है अफवाह, लेकिन मैं तो टीचर हूँ ना, मुझे तो डंडा मारने हैं। मैं कैसे मारूँ ऑनलाइन क्लास में, बताओ मुझे। सही सही बात है मैम। सही बात मैम, कल इंशाल्लाह लाइक आप मुझसे पूछना तो मैं कहूंगा कि मैम फुल पढ़ा है मैंने। यहाँ पे जी होना चाहिए इंशाल्लाह। कुछ वर्चुअल डंडा ना, यहाँ पे कोई स्माइली वाइली कुछ होनी चाहिए। सही बात है। है ना? मजा तो आए ना क्लास में, स्टूडेंट को पता तो चले ना कोई स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ा रहे। सही बात है मैम। चले, कॉस्ट वेरिएंसेस हमने देख लिए थे, आज हम जरा सेल वेरिएंसेस पे नजर डालेंगे। सेल जी वेरिएंसेस एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। हमने कॉस्ट वेरिएंसेस में हमने मटेरियल वेरिएंस देखा, लेबर वेरिएंस देखा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस देखा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस देखा। ये सब वेरिएंसेस हमने देखे और इसके फॉर्मूलाज भी देखे और उसको अप्लाई भी करके देखा। और उम्मीद जी है मैम। कि आपने सम्स में प्रैक्टिस भी किया होगा, नहीं किया तो अब आप कर एग्जैक्ट। लीजिएगा शराफत के साथ क्लास से पहले। ठीक है। और सेलिंग जी प्राइस मैम। वेरिएंस पे अब हम आ रहे हैं, और सेलिंग प्राइस वेरिएंस बेहद आसान है, कोई इसमें जी मैम। परेशानी की चीज है ही नहीं। एक दफा कॉस्ट वेरिएंस पे गिरफ्त आ जाए तो सेल्स वेरिएंट बिल्कुल हलवा है। अच्छा जी, तो जरा जी पढ़ें। सेलिंग प्राइस वेरिएंस इज अ, is a measure of the effect on expected profit of a different selling price to standard selling price. It is calculated as the difference between what the sale revenue should have been for the actual quantity sold and एंड what व्हाट। it was. सीधी सी बात है, सेल्स रेवेन्यू हमने क्या सोचा था कि क्या होगा एज पर द एक्चुअल क्वांटिटी विद द बजटेड Sure. सेल्स प्राइस, और एक्चुअल में हुआ क्या। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे सामने, सपोज दैट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज $15। Actual sales in 2003 were 2000 units at $15.3 per unit. Selling price variance is calculated as follows. अब selling price variance निकालना है, तो price हमारे पास क्या है, 15.3 per unit। ये actual था, ये budgeted था। तो budgeted के हिसाब से हम चेक करेंगे या actual के हिसाब से। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसमें हमने एक्चुअल यूनिट्स कंसिडरेशन में रखने हैं, और एक्चुअल Yeah. यूनिट्स का बजटेड फॉर्म हमने चेक करना है कि हमने क्या सोचा था। हमने सोचा था कि 2000 हमने सोचा था कि $15 के हिसाब से बिकेंगे, और एक्चुअल में 2000 यूनिट्स बिके, तो जिसकी वजह से हमने बजटेड रेवेन्यू सोचा कि $30,000 हम कमाएंगे। मगर इन जी मैम। रियलिटी हुआ क्या, रियलिटी में जो सेलिंग प्राइस हमने सोची हुई थी उससे ज्यादा 15.3 पर बिका माल। तो 15.3 पर जब बिका, 2000 यूनिट्स बिके एक्चुअल में, तो हमारे पास 30,600 का रेवेन्यू आया, जिसकी वजह से हमारे पास ये हमारी फेवरेबल बात हो गई या एडवर्स बात हो गई? Terrible. फेवरेबल बात हो गई, अच्छी बात हो गई ना, कि हमने हमारी सोच से जी मैम। ज्यादा हमने रेवेन्यू कमा लिया। सो देयरफॉर इट्स अ फेवरेबल सेलिंग प्राइस वेरिएंस।
पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ सेलिंग प्राइस वेरिएंस। कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, क्योंकि हो जाती है कंफ्यूजन कि भाई क्या लेना है, तो ये याद रखना, सेलिंग प्राइस तो मतलब एक सेलिंग प्राइस बजटेड वाली होगी, दूसरी सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाली होगी, और फिर जी मैम। कंपेयर हम किसको कर रहे होंगे, एक्चुअल यूनिट्स को कर रहे होंगे, सीधी सी बात खत्म। ठीक जी है। मैम। नेक्स्ट, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। अब इसके एग्जांपल पे डायरेक्ट आ जाते हैं। सपोज दैट अ कंपनी बजट्स टू सेल 8000 यूनिट्स of product J for $W for $12 per unit. The standard full cost per unit is $7. Actual sales were 7,700 units at $12.5 per unit. The sales volume profit variance is calculated as follows. Budgeted sales volume हमारे पास 8,000 यूनिट्स हैं, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम 7,700 यूनिट्स है। अब हम बेसिकली कौन सा वेरिएंस निकाल रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। तो यानी वॉल्यूम की बात होगी सबसे पहले, फिर प्रॉफिट की बात होगी, और फिर वेरिएंस की। तो वॉल्यूम की हमने बात कर ली, हमने सोचा था 8,000 बेचेंगे, मगर एक्चुअल में 7,700 बिके, तो हमारे पास 300 यूनिट्स एडवर्स आ गए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के साथ, विच इज 12 माइनस 7, तो हमारे पास 5 आ गया। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या आ गया, $1,500 एडवर्स। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात अफा? जी मैम, क्लियर। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़े। चले, ये क्वेश्चन है, ट्राई आउट कीजिए। जबरदस्त सा क्वेश्चन है, आसान है, लंबा भी नहीं है। जी मैम। यू हैव 2 minutes टू सॉल्व। ओके मैम। ओके। selling price variance and sales volume profit. जी अब आप हो गया।
जी मैम, मैम आप जरा आंसर दिखाएं। क्या आ रहा है? सेल्स सेलिंग प्राइस वेरिएंस क्या आई? 620 एडवर्स। 620 एडवर्स। यस। मैम यहाँ तो सेलिंग प्राइस वेरिएंस सबसे पहले ना। मेरे पास एक 620 सेल डिवाइडेड फॉर 620 यूनिट। अच्छा, हमने पहले एक्चुअल नहीं, ठीक है। अभी देखो, अब आप लुक एट मी, लुक एट द स्क्रीन। जी सेलिंग जी मैम। प्राइस वेरिएंस, सेलिंग प्राइस वेरिएंस, जी वेरिएंस के नाम में उसका राज छुपा है। उसका नाम क्या है? सेलिंग प्राइस। यानी कहाँ मेरी नजर जानी चाहिए? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस बजटेड कंपेयर्ड विद एक्चुअल, और विद व्हाट? विद द एक्चुअल यूनिट्स। बस समझ आ रही है ओके। कहानी? तो ये दोनों का जी मैम। कंपैरिजन विद एक्चुअल यूनिट्स, यानी 620 यूनिट्स बजटेड के हिसाब से ये रेवेन्यू होना चाहिए, और फिर एक्चुअल के हिसाब से ये रेवेन्यू होना चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये सेलिंग प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। ओके ठीक है मैम। ठीक है। उसके बाद सेल्स जी वॉल्यूम प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है? मैम वो मेरा आ रहा है, एक 40 वेरी वो फेवरेबल। मेरा वो मेरा 20 फेवरेबल आ रहा है। नहीं, 20 यूनिट्स फेवरेबल आ रहे हैं, और 20 20 यूनिट्स इंटू। फेवरेबल आ रहे हैं, वेरी गुड, यहाँ तक तो आप पहुंच गए। एग्जैक्टली। फिर हाँ मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्टली। प्रॉफिट करो, तो आपका $40 आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे एग्जैक्टली। निकाल रहे हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और सेल्स प्राइस कौन सी ली जा रही है? बजटेड। बजट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट यानी कि बजटेड प्रॉफिट जो सोचा हुआ था। जी मैम। ठीक हो गई मैं कहानी? बहुत टेक्निकल हूँ। जी मैम। देखो, ध्यान से करोगे तो टेक्निकल चीज पकड़ में आ जाएगी। क्लास में ध्यान नहीं जी दोगे मैम। तो फिर मसला होगा, बाद में कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो, हर वेरिएंस के नाम में उसका राज छुपा है, ये तो बात तय है। तो उसके अगर सही बात। कभी भी कंफ्यूजन हो रही है, आप नाम से कनेक्ट करो, रिलेट करो। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आप याद कर सकते। मगर वॉल्यूम, हाँ, पहले वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, फिर वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। कीप योर माइंड स्ट्रेट। इसमें क्यों स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, क्यों एक्चुअल प्रॉफिट से, क्यों नहीं, इसमें क्यों क्या करोगे तो कंफ्यूज होगे, और कुछ नहीं हासिल, एग्जाम में पास भी नहीं हो सकोगे। तो इट्स बेटर कि आप स्ट्रेट हेड रहें। जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट से करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बात जी क्लियर मैम। है? जी मैम। जी आगे मैम। बढ़े कहानी। जी मैम। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स वेरिएंस। भाई सेल्स वेरिएंस की सिग्निफिकेंस क्या है? भाई हर वेरिएंस की एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक अहमियत है। क्यों? नंबर वन, you can easily compare of what you thought of the from the you can compare your budget with the actual results, and then by comparing you can identify कि गड़बड़ कहाँ हुई। You can identify is there is a problem with the labor, labor competent नहीं है क्या, मटेरियल इस दफा डिफेक्टेड निकला, लो क्वालिटी का निकला, या फिर कोई और इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना था। So this will help you identify the flaws in your company and you can then take corrective action. Next, operating statements. अब हम आ गए हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स पे। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंसेस, रिकंसाइल बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। यानी कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे, या समझो ये एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है मैनेजमेंट के लिए जिसमें तमाम के तमाम वेरिएंसेस गिवन होते हैं। और यानी कि अगर मैनेजमेंट को वेरिएंसेस जानने हैं तो वो सिर्फ ये रिपोर्ट उठाएगी और उसको सब पूरा हाल पता चल जाएगा। इट विल बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग वेयर and what are the different variances. So now this is the set format of operating statement which you need to learn. Okay, and it's very easy, you will be able to learn it very quickly. The first line is budgeted profit. Budgeted profit, what you thought would be your profit. Then sales volume profit variance, and by netting these two off, what would you get? Standard profit from actual sales. These will be your first Budgeted three lines. profit, sales volume, profit variance. Yes. Okay, ma'am.
budgeted profit, then sales volume profit variance, out of which you will get standard for profit from actual sales. This will be your first three beginning statements of operating statement. Then you will start writing your variances. On one column, you will write favorable. On the other column, you will write adverse. And you will start with sales price, material usage, labor rate, labor efficiency, variable overhead expenditure, variable overhead efficiency, fixed overhead expenditure, fixed overhead volume. So all of the variance you're going to write. If it's favorable, you'll write this side. If it's adverse, you will write this side. And then finally, you're going to net it off and you will bring the figure over here. Once you bring this figure over here, what are you going to do? You're going to take this figure and net it off. You will get your actual profit. Now here we started with standard profit, that means budgeted profit, and we ended with actual profit. Yes, ma'am. Will you remember? Yes, ma'am. All right. So here is an example, and here is the data. And this is a very good sum to practice all the variances, to revise all the variances. So go ahead and begin. You can refer to the example sum you can refer to this format, and you have to do it in your notebook or in your register, whatever is open in front of you. Okay? It's a good chance for you to practice. I give you 15 minutes for this. Okay? 15 minutes for this sum. You can look back at the cost variances to check out what is the formula or how to find out. ठीक है, आप देख सकते हो और देख के इस पूरे sum को solve करो without looking at the solution. Data given है और सीधी सी requirement है, calculate all variances, यानी अभी तक जितने भी हमने किए, and उसके बाद operating statement बनाना है. Simple. तो सबसे पहले तो आप सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करना शुरू करें और उसको निकालें, लिखें. और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का या तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं सिंपल इधर से लेकर. सो लेट मी नो व्हाट यू वांट टू बी ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन और दिस फॉर्मेट. Ma'am, the format. Okay. And the question is, okay, let the format be there. So is the question. Okay, I can put both on the screen. Okay, ma'am. Good ideas. Wait. Now can you see both? जी मैम. Exactly. मुझे लगता है आपको टेक्स्ट बुक खोल लेनी चाहिए.
जी अफाफ, कहाँ तक पहुंचे? अफाफ सो तो नहीं गए? I can't hear you. I think you're mute. जी मैम, मैंने वेरिएबल सॉरी कॉस्ट वेरिएंस तक किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस तक। और मैम मैं चीटिंग नहीं करना चाहता मैम, कि आपको कि मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया। हम्म। और मैम वो ओवरहेड्स वाले मैंने देखे नहीं है, तो मैम इसलिए मैं भूल चुका हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। तो फिर इसलिए तो कह रही हूँ ना, देख लो ना। अच्छा है, इसी वक्त तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो फिर तो घर पे ये सम, ये वाला सम कर लिया ना, तो मतलब वेरिएंस एक ओवरऑल हो गया। जी मैम। वेरिएबल ओवरहेड्स। मैम यहाँ पे तो 500, मैम आप सुन रही हैं? जी जी, बोले। मैम यहाँ पे तो 500 आइडियल टाइम है। हाँ, मैम आइडियल टाइम के तो ओवरहेड्स नहीं होते ना? आइडल टाइम को आपने रिमूव करना होता है, और एक आइडल टाइम वेरिएंस के नाम से भी होता है। आपने देखे आइडल टाइम वेरिएंस 500 एट मैम मैंने मल्टीप्लाई आई बाय थिंक यहाँ पे गलती की है। ठीक है। Okay. अच्छा अफाफ, अब सुने। ये अच्छा खासा लंबा जी सम है, इसको करने में तसल्ली से टाइम चाहिए, और आपने अभी रिवाइज नहीं किया हुआ कॉस्ट वेरिएंसेस। तो आई एम गिविंग यू दिस सम फॉर होमवर्क, सो दैट यू रिवाइज इट प्रॉपर्ली, यू रिवाइज ऑल योर कॉस्ट वेरिएंसेस, and you must make sure that you do this sum, okay? Because this covers all मैम। the variances, and it will make your concept so easy. Matlab, it will be really good. The sum is very good for revision as well, for revision ओके मैम। purposes. Okay, so I would like you to do this. We have completed our chapter, our topic of variances. Now there are जी मैम। variances in a standard marginal costing system. You are well aware of marginal and absorption costing. So एग्जैक्टली मैम। if you're good at that, then you will be able, easily be able to understand what is this all about. Okay, so I'm not wasting time ओके in मैम। this, and let's proceed to our next topic, which is performance measurement. जी मैम। Okay. माय फेवरेट।
Now, performance measurement, I'm just directly jumping onto the sums. I'm not doing the theory part. Okay, this chapter is entirely theoretical. Target setting. I hope you are well aware of it. Faf. Target जी setting मैम, वाला chapter. आवाज। जी मैम। टारगेट सेटिंग वाला चैप्टर आता है ना, ये थ्योरी है पूरा, हम इसको स्किप कर रहे हैं। जी मैम, 3 मैं कर लूंगा मैम। ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये बंद करती। Right. So financial performance measurement, basically we'll be focusing on this. And we have many ratios over here to do. This is very easy topic. Very easy topic. You just need to memorize the formulas. Okay. There is not much Exactly, in this ma'am. topic except for memorizing the formula. So I would recommend you to write down on a single page all the formulas of performance measurement. In fact, you should be writing down for every chapter the formulas that you need to learn, so that before exam you have a good revision. You have all the formulas right in front of you. So the profitability can be measured by return on investment. As the name suggests, return हमें मिलेगा क्या? ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा फायदा क्या है, हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, दैट इज ROI। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, यानी कि कैपिटल जो एम्प्लॉय की है उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, ये दोनों एक ही चीज है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन द सेम नेम, सेम थिंग फॉर विद डिफरेंट नेम्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन, gross profit margin, cost sales ratio. So let's jump. Return on investment or ROCE as it is called. Profit by capital employed multiply by 100%. जो भी जी मैम। प्रॉफिट आ रहा है वो लो, उसके ऊपर डिवाइड करो कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई बाय 100%, you will get ROI 10%. Very simple. Okay. Yes, ma'am. Next. Now here is a sum, return on capital employed. Just do it quickly on the calculator. How to do profit? Okay, ma'am. Take out the profit. Now, which profit are you going to consider? The gross profit or the operating profit? Divided by the Ma'am, capital employed. profit before tax. Profit before tax, it's operating profit then. Yes, Right? ma'am. You take that and then divided by capital employed. How are you going to calculate the capital employed? On non-current asset plus investment plus current asset Yes, correct. minus current liability will give you capital employed. Okay, ma'am. Non-current Understood. plus investment. Where is the investment? I can't see the investment over here, but okay, then plus current asset, no current assets over here, minus current liabilities. Yes. Okay, then जी मैम। investment ये इन्होंने कहाँ से लिया? 2309 cash at bank. Oh, that मैम, cash इतने at बड़े bank is the numbers current हैं। asset. Cash at bank is the current asset. Okay. Yes, ma'am. Trade receivables is the current asset. Trade payables जी is the मैम। current liability. So you have to be alert about this. You know, such a kind of sum can come. Okay, ma'am. ROI using controllable profit. Controllable traceable profit divided by controllable traceable investment multiplied by 100%. So you just do this. Controllable RI, residual income. Residual income is equals to controllable traceable profit minus imputed interest charge on controllable traceable investment. That will give you your residual income. Now you would ask that, ma'am, okay, this is just the formulas. You're just, telling me the formulas and that. Well, what's the point? Okay, what's the learning from here? See, learning क्या है, अभी हमें F2 पास करना है, ठीक है? इसमें जो learning आएगी ना, वो F5 के लेवल पे आएगी, वो हम तब सीखेंगे जी मैम। कि इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, इससे होगा क्या, ये बताता क्या है, वो F5 और F9 के लेवल पे होगा। अभी F2 के लेवल में इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू टू क्लियर द पेपर, बिकॉज F2 इज नॉट अ जोक. It is not a joke, I am telling you. Okay, and you also must have realized it. It's very lengthy, it has many formulas, and without thorough practice and without a good IQ, you will not be able to clear the paper.
I am having some difficult students with whom I'm, mathifying, and मुझे लग पता गया है कि कितना मतलब you need a good IQ for that. It's not so a halwa for everybody to clear this paper. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आता है, ऐसा मैम क्वेश्चन दे डराओ देंगे। नहीं ना। डरा नहीं रही भाई, बता रही हूँ, प्रैक्टिस कर लो बेटा, लाइटली मत लो। अभी प्रैक्टिस ओके प्रैक्टिस कर लोगे, पास हो जाओगे। और 82 तो मैंने टारगेट दे ही दिया, 82% में क्रॉस करनी ही करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम ठीक है, इंशाल्लाह। प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। चूंचा चूंचा में पढ़ोगे तो चूंचा चूंचा कंफ्यूज ही रहो। तो अभी चूंचा में नहीं पढ़ना, मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो आपको गांठ बांध लेनी है कि ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अभी आप नया नया ये वर्ड्स सुन रहे हो रेशियोज के बारे में, F5 पे जब आ जाओगे तब इसकी हम इम्प्लीकेशंस भी सीखेंगे और समझेंगे कि ये बताता क्या है, वो बताता क्या है। तो करंटली जस्ट रिमेम्बर, ये इतना इनफ है इस वक्त के लिए। नाउ दिस इज अ सम, अगेन इसमें सिर्फ क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आगे बढ़ो। तो मैं ये सब नहीं करा रही अभी, आई एम जस्ट skimming through the topic. Then you can do the sums, and if you have any query or any problem you can ask. Advantages of ROI, RI, advantages क्या है भाई, फायदा क्या है? ROI is a relative measure whereas RI is an absolute measure. This is advantage number one. Relative measure ROI यानी कि एक तरह से subjective भी हो जाता है, RI absolute measure है, accuracy है इसमें। Consequently, RI is an absolute measure of performance, is used to select proposals based on the absolute increase in profits rather than relative increases. This can be demonstrated in the example above, where the ROI increases to 29% with proposal 2, but the reality is that RI only increases by an absolute value of 0.2 million. तो ROI बेसिकली आपको एक परसेंटेज बताता है जो कि रिलेटिव है। 29% कुछ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन RI आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि $0.2 मिलियन से बढ़ेगा। समझ आ रही है? तो ये एब्सोल्यूट हो गया, ये रिलेटिव हो गया। जी मैम। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस, it can be difficult to identify controllable traceable cost, of course. When organizations value assets at net book value, then ROI and RI generally increase as assets get older. ठीक है, ये जनरली इंक्रीज कब होता है? जब एसेट्स पुराने हो जाते हैं। तो इससे पुराने होने से क्या होता है, उनकी नेट बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से बढ़ती है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ROI और RI आपको सही पिक्चर ना दिखाए, ट्रू पिक्चर ना दिखाए। This is very important. Disadvantage and advantage of ROI and RI is very important for your theoretical questions. Both Okay. ROI and RI involve a cost of capital figure which must be estimated. ठीक है, अभी एस्टिमेट बीच में आ गया, ये एक डिसएडवांटेज है। एस्टिमेट इज नेवर अ करेक्ट और एक्यूरेट फिगर। इट्स एस्टिमेट इज एन एस्टिमेट, अंदाजा। अंदाजा कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता। देन Exactly मैम। ROI and RI measure divisional performance based on a single value. Most organizations these days are of such a complex nature that a single figure is unlikely to be adequate for an investment decision. अब basically ये सारे क्या है, ये ROI और RI हमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चूज करने में मदद करता है। ठीक है, वो बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न आएगा। तो अगर हम इसके ऊपर टोटली डिपेंड करेंगे तो ये सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान कि ट्रेसेबल प्रॉफिट्स नहीं मिल सकता। दूसरा नुकसान कि जितने एसेट्स पुराने हो जाते हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तीसरा नुकसान कि एक एस्टिमेट है, तो ऑब्वियसली अगर ये बता रहे कि रिटर्न मिलेगा तो जरूरी नहीं कि रियलिटी में ऐसा ही हो। तो आप इसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लस ये सिंगल फिगर के बारे में बताते हैं, मगर जाहिर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है और उसमें सिर्फ सिंगल फिगर से बात नहीं बनती। ऑब्वियसली बिजनेसेस आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। As a general rule, most Exactly. investment projects with positive NPVs have corresponding low ROI. यानी जिन हमने पढ़ा था ना प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसमें पॉजिटिव एनपीवी जिसकी आ रही थी हम वो चूज कर रहे थे, लेकिन जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी आती है उसकी ROI लो होती है एंड RI फिगर Exactly मैम। अर्ली ईयर्स। ठीक है, और ये अर्ली ईयर्स में खसूसी तौर पे ऐसा होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। Profit margin, profit divided by revenue. Gross profit margin, gross profit divided by turnover multiplied by 100%.
Cost by sales ratio, cost divided by sales, multiply by 100. अब कॉस्ट बाय सेल्स, कॉस्ट बाय प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है, कॉस्ट बाय रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं, कॉस्ट बाय वॉट एवर रेशियो यू हैव टू फाइंड दैट. Yes, एसेट ma'am. टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट टर्नओवर, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों एक ही चीज के नाम है. करंट रेशियो, क्विक जी मैम. रेशियो, एसिड. करंट रेशियो इज करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज. क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो, ये दोनों एक ही चीज के नाम है. इट इज करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Profit margin multiply by asset turnover will give you ROI. Important. ठीक है. Exactly. करंट रेशियो देख लिया हमने, क्विक रेशियो देख लिया हमने, सम है आपने खुद से. मैम ये तो उसमें भी है ना, F3 का लास्ट चैप्टर है ना, सेकंड लास्ट किसका? F3 का. हाँ, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत सारी जगह है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है. ACCA में दो टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड सब्जेक्ट में, एक एथिक्स और दूसरा ये रेशियो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट. इफेक्ट ऑन करंट एंड क्विक रेशियो. अच्छा. अब करंट रेशियो अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है? करंट रेशियो अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है? करंट रेशियो अगर मोर देन 1 है तो उसका क्या मतलब है? लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है? तो बेसिकली करंट रेशियो हमें बताता है कि आपके पास कितने करंट एसेट्स मौजूद हैं जो आपकी करंट लाइबिलिटी को फौरी तौर पे पे ऑफ कर सकते हैं. यानी कि खुदा ना खास्ता कोई आपके ऊपर कैश की मुसीबत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो आपके पास इतने इनफ करंट एसेट्स हैं कि जिसको बेचकर आप करंट लाइबिलिटीज अपनी चुकता कर लो, उधार उतार लो. जी मैम. तो अगर तो वो 1 या 1 से ज्यादा है, 1 और मोर देन 1, तो मतलब इट्स इनफ. ठीक है. लेकिन अगर लेस देन 1 है तो मतलब खतरे की बात है, आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी से कम. जी मैम. नेक्स्ट, एफिशिएंसी रेशियोज, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड इन्वेंट्री. इसमें भी अब क्या क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, वर्किंग कैपिटल पीरियड. 1 2 3 4 ये एफिशिएंसी रेशियोज में आते हैं. Accounts receivable collection period, trade receivables divide by sales multiply by 365 days या फिर 12 months. ये फॉर्मूला हो गया इसका. फिर टर्नओवर पीरियड, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 या फिर मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हो गया. इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का क्या मतलब होता है वैसे? क्या समझ आ रही है आपको? मैम इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड के जब हम लाइक इन्वेंट्री कितने टाइम में सेल हो रही है. हाँ, इन्वेंट्री में जो पैसा आपने लगाया है, फर्स्ट करो डे 1 पे लगाया है, तो ये जी पैसा मैम. आपने डे 1 पे लगाया और डे 10 पे जाके इन्वेंट्री सेल ऑफ होती है और आपको पैसे मिलते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन का सफर हुआ? डे 1 से डे 10 तक 10 दिनों का. ये जितना लंबा होगा ये उतना मतलब उतने दिनों के लिए आपका कैश ब्लॉक हो रहा है. ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड इस. अच्छा नहीं है. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंट्स पेबल, पेबल्स डिवाइड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 12 या फिर 365. वर्किंग कैपिटल पीरियड, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365. क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करवा रही, आपने खुद से घर में करना है. ठीक है. जी डेट मैम. एंड गियरिंग लेवरेजिंग रेशियोज. डेट रेशियो, इसमें अब एक गियरिंग रेशियो आता है जिसमें प्रायर चार्ज कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय प्रायर चार्ज कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. इंटरेस्ट कवर, PBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्जेस. एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स. अच्छा, अब कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं.
जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं परफॉर्मेंस, वो बेसिकली क्या क्या चेक करते हैं, क्वालिटी या टाइम पे एम्प्लॉयज कितने प्रेजेंट हैं, एम्प्लॉयज कितने मोटिवेटेड हैं, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, टीम कितना प्रोडक्टिव परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंट है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब परफॉर्मेंस मेजर्स हो गए। अब इन सब के फीचर्स क्या है? नंबर वन, सब्जेक्टिव मेजर्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा 82% आया था F2 में, तो ये तो मेरे आए थे ना, और ये मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर टीचर आपको ये टारगेट देगा। तो ये हर टीचर का अपना है, हर हर मेंटोर का अपना है कि वो किस तरह स्टूडेंट को मोटिवेट करे। इट्स सब्जेक्टिव। कोई लगा बंदा रूल नहीं है कि हर स्टूडेंट को यही पैटर्न से किया जाए तो फिर वो इसी तरह मोटिवेट होगा, नहीं। ठीक है। जजमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, बाहर वालों की जजमेंट, जाहिर है अब मीडिया जज करेगा, गवर्नमेंट जज करेगी, सब लोग जज करेंगे, सबकी अलग अलग तरीके से जजमेंट है। इनफैक्ट एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें मेरी फैमिली जाती है खाना खाने के लिए, एक मेंबर को बहुत पसंद आता है, दूसरे मेंबर को खाना बकवास लगता है। तो ये क्या है? जी सब्जेक्टिव मैम। मेजर है प्लस जजमेंट ऑफ आउटसाइडर्स। जजमेंट भी मुख्तलिफ है क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, एक ही चीज की दो राय हो सकते हैं। यस और नो? नेक्स्ट, जी मैम। अपवर्ड अप्रेजल। अपवर्ड अप्रेजल यानी कि टीम आपके लीडर्स को इवेल्युएट कर रही है या अप्रेज कर रही है। आप टीम से फीडबैक ले रहे हो, आप अपने सब ऑर्डिनेट से फीडबैक ले रहे हो, दैट इज अपवर्ड अप्रेजल। अकाउंटिंग मेजर्स, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग मेजर्स से रिलेटेड तो फिर वही सारे फाइनेंशियल मेजर्स ही आ गए, तो ये आपने पढ़ लेना है, इसमें वही सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। अब भाई देखो, हर जगह एक घर में भी होता है खर्चे कम करो, खर्चे कम करो, बहुत महंगाई हो गई है। इसी तरह इदारों में भी होता है। कुछ इदारे कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करते हैं, वेरएस कुछ इदारे रेवेन्यू जनरेशन में फोकस करते हैं कि भाई रेवेन्यू मजीद कैसे जनरेट की जाए। प्लानिंग फॉर कॉस्ट रिडक्शन, प्लानिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। क्रैश प्रोग्राम्स टू कट स्पेंडिंग लेवल्स, एकदम से रोक दो, खर्चा कम करो, एकदम से मटेरियल्स, प्रोडक्शन, सब चीज पे रोक लग जाती है। लेबर लेबर को बोनसेस कुछ भी नहीं दिए जाते फौरी तौर पे, जिसको हम कहते हैं क्रैश प्रोग्राम। एक होता है प्लान्ड प्रोग्राम टू रिड्यूस कॉस्ट। प्लान्ड प्रोग्राम एकदम अचानक से नहीं होता, वो शुरू दिन से हो रहा होता है। ठीक है। It tends to introduce cash program for cost reduction in times of crisis and ignore the problem completely in times of prosperity. A far better approach is to have continual assessments of the organization, products, production methods, services, internal administration and systems, जो कि ये focus करता है। जी मैम। ठीक है, rest you can go through, self-explanatory। ओह, तूफानी हवा चल रही है, क्या हो गया? ठीक है। वैल्यू एनालिसिस, बेसिकली जब हम कोई रॉ मटेरियल लाते हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो अलग शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसको हम और प्रोसेस से एग्जैक्टली। गुजारते हैं, वो अलग शक्ल इख्तियार करता है, फिर हम उसको पास ऑन करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो जिसको सेल करते हैं वो फिर इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके आगे मजीद सेल करते हैं। तो हर बंदा जहां भी ये प्रोडक्ट जा रहे हैं, जिस भी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है एंड देयरफॉर उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो उसको हम वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। इट्स अ प्लान साइंटिफिक अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन which reviews the material composition of a product and the product's design so that modifications and improvements can be made which do not reduce the value of the product to the customer or user। तो वैल्यू एनालिसिस में वैल्यू कम किए बगैर, कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू कम किए बगैर हम ये चेक करते हैं कि जो भी नीडलेस है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, अननेसेसरी है, या जिसको हम कट ऑफ कर सकते हैं, जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, हम उसको हटा दें वहां से। क्यों? ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, और लेकिन कस्टमर की वैल्यू के पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। वैल्यू इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? इज द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर टेक्निक्स टू न्यू प्रोडक्ट्स। वैल्यू एनालिसिस में कॉस्ट वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू, एस्टीम वैल्यू, ये चार वैल्यूज आती हैं जिसको मद्देनजर रखा जाता है। राइट अफाफ, कौन कौन सी जी मैम। वैल्यूज को जी मैम। मद्देनजर रखा जाता है? कॉस्ट वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू, एस्टीम एंड वैल्यू। एस्टीम वैल्यू। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़े। वैल्यू एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, इसको लाइटली नहीं लेना, इसको जरूर गो थ्रू कर। जी मैम।
असेसिंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसमें भी आई थिंक ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, वही सारी बातें, क्वालिटी चेक करना, वेलफेयर मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विस, फुलफिलमेंट ऑफ सप्लायर्स, कस्टमर्स, नॉन फाइनेंशियल चीजों को चेक करना। क्वालिटी रेटिंग, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ वारंटी कंप्लेंट्स, लीड टाइम्स, रीवर्क, डिलीवरी ऑन टाइम, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, सिस्टम, ये सारी बातें। ओके ओके, इसमें कोई सम नहीं है, ये सब थ्योरी है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वही सारी कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला हम पहले भी किसी चैप्टर में देख चुके हैं, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, तो ये वही है, रिपीट हो रहा एग्जैक्टली। है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक कंप्लीट है, हमने परफॉर्मेंस कर लिया है। आपने घर में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे अब आप, तब तक आप मुझसे क्वेरीज नहीं पूछ सकते। देर इज नॉट मच दैट आई कुड डू इन द क्रैश। डन। अच्छा, अब बस हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया, वो है फोरकास्टिंग। उसके लिए हम जी। इंशाल्लाह कल की क्लास में फोरकास्टिंग पे तवज्जो देंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके मैम, इंशाल्लाह। कोई सवाल यहाँ तक? नो मैम। ठीक है अफाक, कल थैंक यू मुलाकात मैम। होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जरूर इंशाल्लाह। प्रैक्टिस कीजिए, अब वीक डेज आ ओके मैम, रहे हैं इंशाल्लाह। तो पढ़ाई करनी है आपने। बाय द वे, आप और जी क्या मैम, करते हो, इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी भी जाते हो ना? जी मैम, मैं कॉलेज जाता हूँ और वहाँ कॉलेज पे जाते हो? लाइब्रेरी जाता हूँ मैम। कॉलेज लाइब्रेरी। जाते हो मतलब इंटर कर रहे हो? नहीं मैम, मैं स्कैन्स जाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, फुल स्कैन्स टाइम जाता हूँ मैं। एसीसीए पढ़ रहे हो ना? एग्जैक्टली, फुल टाइम एसीसी, एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है। तो फुल टाइम कर रहे हो तो फिर अब आपको ये तेजी पकड़नी चाहिए और करें, और जी इंशाल्लाह मैम। कल की क्लास में हम फोरकास्टिंग और डेटा एनालिसिस इस पे काम करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह मैम, थैंक यू सो ठीक है, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।